अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मायूस कुन खबर यह है कि ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे जारी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। 82 रन पे बताया जा रहा है। तकरीबन 9 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। जबकि आपको ये याद दिलाएं कि शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम 270 तक का टारगेट एक अच्छा टारगेट होगा और कोशिश करेंगे कि वो हम अचीव कर सकें। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं सिर्फ 82 रन पर। शेर बंगला में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ी फ्लॉप रहे। मायूस कुन परफॉर्मेंस इस वक्त देखी जा रही है। ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से वनडे डेब्यू करने वाले चारों खिलाड़ियों ने मायूस किया है। जो चारों खिलाड़ी हैं जिनका डेब्यू है उनकी जानिब से मायूस कुन ये परफॉर्मेंस दी गई है। और साथ साथ पहला मैच खेलने वाले साहबजादा फरहान 27, मां सदाकत 18, शामिल हुसैन 4 और अब्दुल समद 0 पर आउट हो गए हैं। ओवरऑल जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है। एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से इस वक्त फ्लॉप हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है और बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा था कि वनडे है। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कराची स्टेडियम में की गई थी। इस हवाले से 2-3 रोज़ का कैंप लगा था जिसमें बड़ी अहम प्रैक्टिस और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो टीम का मोराल है वो काफ़ी डाउन नज़र आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब जो ओपोनेंट्स हैं यानी बांग्लादेश, उनकी जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। शाहीन शाह आफरीदी कह रहे थे कि ये पिच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बैटिंग के लिए और अगर हम टॉस जीते तो भी हम बैटिंग का ही फैसला करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस जीता गया बांग्लादेश की जानिब से। उन्होंने पहले मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बैटिंग लाइन है बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ ये पहला वनडे है और ये बताया जा रहा है कि बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। देखा जा सकता है किस तरह से एक के बाद एक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स। यहाँ तक कि कहा जा रहा था जो 4 प्लेयर्स हैं जिनकी जानिब से इस वनडे में डेब्यू किया गया था उनकी कारकर्दगी भी काफ़ी मायूस कुन रही है, वो भी फ्लॉप होते नजर आए हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि साहबजादा फरहान है जिन्होंने 27 रन बनाए हैं, मां सदाकत 18 और इसके अलावा शामिल हुसैन 4 और अब्दुल समद 0 पर आउट हुए हैं। फवाद मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट बात कर लेते हैं। फवाद भाई, टीम की पूरी जो इस वक्त कारकर्दगी है वो सामने है। डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छा इनका मोराल हाई है। देखा जा सकता है किस तरह एक के बाद एक आउट होते नजर आ रहे हैं। सेंचुरी भी नहीं हुई, अभी 9 खिलाड़ी आउट हो गए। देखिए जी, पहला मैच है, इतना बुरा तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है जिस तरह से अभी तक खेला है पाकिस्तान। आप 100 रन भी नहीं किए, 9 आउट हो गए। ना कोई ऐसी कंडीशन थी, ना कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो इस पे क्या कहा जा सकता है। अब ये वही है कि जो वर्ल्ड कप से चलता चला आ रहा है वो और बुरा हो गया। हमें सोचना ये पड़ेगा हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं और किस तरह से इसको बेहतर करना है। हम जिस तरह से भी चला रहे हैं, अगर हमारे टॉप परफॉर्मर सो कॉल्ड वहाँ जाके डिलीवर नहीं कर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि हम क्रिकेट को अपने डोमेस्टिक किस तरह से चला रहे हैं। वो अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तो यही हालात रहेंगे और इस पर क्या कहा जी, अफसोस ही किया जा सकता है। अच्छा फवाद, बैटिंग लाइन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही मतलब रेत की दीवार साबित हुई है। पहले कहा जाता था, हम सुनते थे बड़ा कि जी बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए, टीम का होगा, हो रहा है, तो मतलब अब क्या करें हम फिर? देखिए मैं क्या कहूँ, वर्ल्ड कप में जो आपकी परफॉर्मेंस है, फिर आप फौरन बाद ये खेलने गए हैं। ठीक है बाबर नहीं है इस टीम में, बट अगर उसके अलावा बाकी प्लेयर तो हैं, तो अगर वो लड़के इतना बुरा करेंगे तो ये तो आपने सोचना पड़ेगा ना कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। सही है। अच्छा फवाद भाई, ये भी बताएगा, अभी शाहीन शाह आफरीदी जब गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे थे बड़ी बैटिंग पिच है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, 200 से ऊपर रन लेकर जाएंगे। 200 तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो सेंचुरी भी नहीं की है और उसके बाद फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बस अब एक ही खिलाड़ी तो रह गया है आउट होने के लिए। समझे कि पूरी टीम आउट ही हो चुकी है। जी बिल्कुल, विकेट कोई ऐसा नहीं था, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि विकेट बिल्कुल ठीक है, इतना बुरा कोई थोड़ी है। अब आपसे अगर खेला नहीं जा रहा तो फिर क्या कहा जा सकता है। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, इसमें क्या कहा जाए। तो हम तो एज ए क्रिकेट फैन और उस पर दुख ही कर सकते हैं। अच्छा, और दुख का भी लम्हा है। साथ साथ ये भी देखें ना फवाद साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो वनडे डेब्यू कर रहे हैं, मतलब 4 खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी अपने डेब्यू में वो ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं देखिए, डेब्यू करने वालों को तो फिर भी आप कह सकती हैं कि पहला मैच है, बट डेब्यू के अलावा भी सारे खेल रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर्स हैं, बट इतना बुरा तो नहीं होता ना। आपके अब फरहान बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका डेब्यू भले अभी हुआ है, परफॉर्म करते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। साथ साथ ये लड़के भी सारे परफॉर्मर हैं।
तो ये तो नहीं कहा जा सकता। तो वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि अगर आपके परफॉर्मर इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, और बुरी परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से दी जा रही है। आपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं, ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे जारी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह से फ्लॉप नजर आई है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के जख्मी होने की तरदीद हो चुकी है। हुकूमती मुशीर यूसुफ पेशरकियान ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्तबा खमनाई बिल्कुल महफूज हैं। चंद रोज़ कबल मुश्तबा खमनाई के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद इनकी सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ सामने आना शुरू हो गई थी। जबकि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी हुए थे। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खमनाई को टांग पर ज़ख्म आया था। मुश्तबा खमनाई 28 फरवरी के हमले में ज़ख्मी हुए थे, ये भी कहा गया था। जबकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खमनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। जबकि आपको बताएं कि आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो फिर आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। कहा कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है और किसी तनाज़े में पड़ने का इरादा भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है और उन्होंने ईरान के ब्रादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहियत में तेज़ी आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर अमेरिका इसराइल ने शदीद बमबारी की, जिसमें शहरी आबादी और तेल के ज़खायर को निशाना बनाया गया। इंटरनेट की बंदिश के हालात मज़ीद संगीन हो गए हैं। उधर पासदारान इनकलाब ने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से नई अस्करी मुहिम या अमीरुल मोमिनीन का इन्वान दिया गया है। इस मुहिम को ईरान ने 3 घंटे तक तसलसल के साथ मिसाइलों की बरसात जारी रखी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहियत का 12वां दिन, जंग की इब्तिदा से अब तक के सबसे शदीद हमले। तेहरान में दुश्मन के जंगी तैयारों ने निचली परवाज करते हुए मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों भारी बम गिराए, जिससे शहर के कई हिस्से लरज़ उठे। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर धमाके इतने ताकतवर थे कि इमारतें और खिड़कियां हिल गईं। लोग घरों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाज़ इलाकों में धमाकों की रोशनी से रात आर्जी तौर पर दिन में तब्दील होती दिखाई दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचने से तेहरान के कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। ताहम ईरानी हुक्काम के मुताबिक चंद घंटों में बिजली बहाल कर दी गई थी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। किस रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से नई अस्करी मुहिम को अमीरुल मोमिनीन का उन्वान दिया गया। ईरान ने 3 घंटे तक तसलसल के साथ हमले जारी रखे। इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिवाय चंद मिसाइल रोकने के इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकारा रहा और फिर सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। पेंटागन ने ईरान के हमलों में मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का इतराफ़ भी कर लिया। पेंटागन के मुताबिक कम से कम 8 अमरीकी फ़ौजियों की हालत नाजुक है। जबकि अमेरिका ने आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा कर दिया है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश भी की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। दुनिया भर में तेल की तरसील की शहरक, ईरान की आबनाए हरमज़ पर गिरफ्त मजबूत। अमेरिका ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद घंटों में अमेरिकी फ़ौज ने कई कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सदर के दावे की तस्दीक करते हुए कहा कि आबनाए हरमज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियाँ खलीजी पानियों में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और तेल की सनत के नुमाइंदों को ब्रीफिंग में वाज़ेह किया है
कि फ़िलहाल हमलों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अमरीका जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन की खबर है। आपको बता दें कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट और इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज ने जवाब जमा करा दिया है। रेस्क्यू 1122 के मरकजी कंट्रोल रूम ने फौरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया है। बताया जा रहा है कि फायर एग्जिट ना होने और महदूद रास्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया था। शदीद दर्जा हरारत और जहरीली गैसों से माहौल इंतहाई ख़तरनाक हो गया था। इमारत में सुपर निकला, जबकि हाइड्रेंट फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं थे। सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट और इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज ने जवाब जमा करवा दिया है। जवाब जमा कराया गया है। वाज़ेह किया गया कि रेस्क्यू 1122 के मरकजी कंट्रोल रूम ने फौरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया। फायर एग्जिट ना होने और महदूद रास्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया था। रेस्क्यू टीम ने रिम्पा प्लाजा से आग बुझाने की हिकमत अमली अपनाई। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के तहत सोर्स ड्राई पोर्ट अब साल के 365 दिन काम कर रही है। दरामद कुनंदगान को तेज़ रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन के तहत जल्द से जल्द कार्गो क्लियरेंस फराहम की जा रही है। यानी अब दरामद कुनंदगान को कई रोज़ के बजाय चंद घंटों में ही उनका कार्गो मिल जाता है। तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली आवान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोर्स ड्राई पोर्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सोर्स ड्राई पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड के साथ साथ पाकिस्तान की ग्लोबल ट्रेड के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है। इस वक्त यहाँ पर पोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जारी हैं और मेरे साथ एक क्लीनिंग एजेंट मौजूद हैं जिन्होंने अभी चाइना से 6 गाड़ियाँ वो लेकर आए हैं और इस पोर्ट के अंदर वो गाड़ियाँ एंटर हुई हैं और तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो EVs हैं। चाइना से पाकिस्तान आने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तादाद के अंदर आप सब जानते हैं इजाफा हो रहा है। हम बात करेंगे इरफान हैदर साहब से और उनसे जानेंगे कि सोर्स पोर्ट जो है आपको किस तरह से फैसिलिटेट करती है और क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रेडिंग के अंदर फेस करने पड़ते हैं। NLC का जहाँ तक है हमें बेहतरीन यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। तकरीबन ये मैं कोई 4-5 सालों से इन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्लियरेंस करता हूँ। तो जहाँ तक कस्टम का है, कस्टम की तरफ से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन गाड़ियों के क्लियरेंस में। सिर्फ एक मसला है कि हमें जिस तरह कराची में क्लियरेंस होती है ग्रीन चैनल, तो हमारे यहाँ भी ग्रीन चैनल होना चाहिए क्योंकि हम जो इनकी ड्यूटी टैक्सेस दे रहे हैं बिल्कुल 100% ड्यूटी टैक्सेस दे रहे हैं। तो सिर्फ ये जो इनकी शर्ट्स जो हैं इन गाड़ियों के लिए नहीं है। जहाँ आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो जितनी मट्टी दूर लगी है, ये शर्ट्स ना होने की वजह से ये इनके ऊपर मट्टी और बर्फ़ पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने देखा ये क्लीनिंग एजेंट थे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स की बात की है। एक तो इनका कहना है कि कस्टम्स को इनको ग्रीन चैनल जो है वो देना चाहिए और इसके साथ साथ उनकी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है NLC के साथ कि वो गाड़ियों के लिए, क्योंकि कीमती सामान है, इसके लिए शेड्स वगैरह जो है। शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।